जेईई की तैयारी इतने कम समय में कैसे करें। आज का हमारा टॉपिक यही होने जा रहा है। इसी पे आज चर्चा करेंगे कि मैथ्स विषय की तैयारी हम लोग इतने कम समय में कैसे करेंगे। जैसा कि बिहार बोर्ड का 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, सीबीएसई बोर्ड के टर्म 2 के एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं अभी, और जेईई ने अपने डेट्स अप्रैल और मई में कहा है एग्ज़ाम लेने जेईई का। तो अब इतना कम वक्त है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है या बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह से तैयारी करें। हमने 2 पार्ट में बांट लिया है सिलेबस को, मैथ्स के सिलेबस को, 11th और इधर 12th। ध्यान रहे, गलती से भी ऐसा काम ना करें जो आपको कम समय में, है ना, कम आउटपुट दे। क्या मतलब? कम समय में तो सर कम आउटपुट होगा, नहीं, कम समय में भी आप अच्छा आउटपुट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रैटेजी पे। तो कुछ समय लगेंगे इसको पूरा डिस्कशन करने में, ताकि आप समझ सकें कि क्या स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है अच्छे से अच्छा मार्क्स अचीव करने के लिए अब इस कम से कम समय में। लोग क्या करते हैं, सोचते 12th तो मेरा पढ़ा हुआ है, और ऐसी स्थिति में 11th भूल गए हैं या नहीं पढ़ा हुआ, तो पहले 11th शुरू कर लेते हैं, 12th रहने देते हैं। इससे होता क्या है, 12th के पढ़े हुए चैप्टर से जहां बनने का चांस बहुत बढ़िया था वो भी आप गवा देते हैं, और 11th वाला तो भूला हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, उसमें बहुत टाइम लग गया। मान लो आपने 3 4 5 चैप्टर इसका किया, फिजिक्स का कुछ किया, केमिस्ट्री का कुछ किया, एग्जाम आ गया, तो 11th के वो 4 5 चैप्टर से शायद आपसे बन भी जाएँ, और जो नहीं पढ़ा हो उससे नहीं बना, और 12th भी हाथ से गया। तो सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वही आज डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक एक चैप्टर के बाद पे हम जाएंगे कि क्या और कैसे आपको कवर करना है, पर आपको बता दें कि आपको स्ट्रैटेजी उल्टी रखनी है। ऐसा नहीं कि 11th जो नहीं पढ़ा हुआ है, यही स्ट्रैटेजी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी रख सकते हैं कि 11th का जो टॉपिक्स नहीं पढ़ा हुआ है पूरी तरह से उस पर फोकस न करें। इससे अच्छा होगा 2 ऑप्शंस। पहला, आप 12th जो पढ़ चुके हैं अभी हाल के दिनों में, उससे कैसे सवाल आते हैं, उससे कैसे निपटें, इस पे ज़्यादा फोकस करें, है ना, या पूरी तरह से फोकस कर लें और एक टाइम बना लें कि इतने दिनों में मैं ये फिनिश कर लूँगा, फिर बचे हुए समय में 11th का जो भी टॉपिक्स हमसे कवर होगा वो मैं करूँगा। या मिलाकर भी आप कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन जो मैंने कहा कि आप 2 या 3 चैप्टर्स इधर से निकाल लिया, 3 4 चैप्टर, तब 1 चैप्टर इधर का, फिर 3 4 चैप्टर इधर का, फिर 1 चैप्टर इधर का, ऐसे करके आप कर सकते हैं। क्योंकि इसमें 3 4 चैप्टर में आपको उतना वक्त नहीं लगेगा जितना इसके 1 चैप्टर में लगेगा, क्योंकि 12th अभी सिलेबस आपका हल्का पढ़ा हुआ है। 11th के सिलेबस के लिए आपको बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि बेसिक से आपको पढ़ना और समझना भी पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक आप जरूर रखेंगे। क्वेश्चन बैंक का कितना बेनिफिट हो सकता है वो आपको हम लोग आगे भी बताएंगे। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करें 12th के टॉपिक से। कुछ चैप्टर्स देखो, अगर आपके पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से, तो ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ आप वही फॉलो करिए पूरी तरह से। मेरे बताने के बाद आप अपने दिमाग को भी यूटिलाइज करके आप अपना प्लान अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फंक्शन पे कोई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो बोर्ड्स में पढ़ने इसके अलावा बहुत कुछ है करने के लिए, तो ये टाइम टेकिंग आपके लिए हो सकता है। लेकिन जिनका पहले से किया हुआ है फंक्शन और पूरा तरह से जो जेईई में आता है, तो आप जा सकते हैं इसके लिए। नो डाउट इन्वर्स ट्रायंगुलर फंक्शन आप करोगे, डिफ्रेंशिएशन नो डाउट ये सबको पता है, लेकिन ध्यान रहे डिफ्रेंशिएशन के बाद आपको क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जो बोर्ड लेवल के सवाल होते हैं और कॉम्पिटिशन में जो सवाल पूछे जाते हैं, एक बार जब तक आप क्वेश्चन बैंक से गुजरोगे नहीं, मेरे बोलने से नहीं आएगा आपको, आप गुजरोगे नहीं तब तक आप उसको पूरा नहीं मान सकते हैं। आपको लगता है हम डिफ्रेंशिएशन आराम से कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, क्वेश्चन बैंक से एक बार आपको गुजरना ही पड़ेगा। यहाँ डिफ्रेंशिएशन, कंटिन्यूटी डिफ्रेंशिएबिलिटी और ये लिमिट 11th का टॉपिक, ये सब मिलकर आप एक साथ इसको डील कर सकते हो। थोड़ी देर बाद मैं इस बात पे आऊँगा, फिलहाल मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो रेट मेजरर से ज़रूरी नहीं कि सवाल आए, लेकिन आसान सा टॉपिक है, पढ़ा हुआ है, आपको पता है dy dx मतलब y का बदलाव x के रेस्पेक्ट में, है ना। टैंजेंट नॉर्मल, यस यू हैव टू डू इट। 1 घंटे, हम दिन में नहीं बताएंगे, हम घंटा में बताएंगे। आप 1 घंटे इस पर मेहनत कर लोगे, बहुत है। कैसे करोगे? अगर आपको टैंजेंट नॉर्मल का सारा बात याद है, NCERT, RSVL
या जिस बुक से भी आपने पढ़ा है उससे आपको सब कुछ याद है, तब सीधे आप क्वेश्चन बैंक पे जा सकते हो इसके लिए। नहीं तो पहले क्या करो, आप लगा कि बहुत दिन हो गया, एक बार थोड़ा रिवाइज चाहिए हमको, रिवीजन करना होगा, तो आप पलट के जल्दी से उसका कॉन्सेप्ट देख लो और सारा सवाल मत बनाना, ये गलती नहीं करना क्योंकि पढ़ा हुआ है हाल का ही। तो आप उसको क्या करोगे, सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स, हाँ ये 3-4 में से एक ये देख लिया, एक ये देख लिया, हाँ याद आ गया किस तरह से बनता है। तो बेसिक प्लेटफॉर्म जब तक आपके पास नहीं होगा, प्लेटफॉर्म बनेगा तभी तो उस पर चलोगे या दौड़ोगे, है ना। तो फिर आप क्वेश्चन बैंक में देख लो किस तरह के सवाल आते हैं, आप उसको कर सकते हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यस। मैक्सिमा मिनिमा, यस, बट इसमें ध्यान दो, इसमें भी आपको क्वेश्चन बैंक जाना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक तो सब में आपको जाना पड़ेगा, मैं बोलूँ या ना बोलूँ। मैक्सिमम मिनिमम में बोर्ड प्रॉब्लम्स को देखने की आवश्यकता नहीं है, एक दो आप देख लोगे, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम आते थे, वर्ड प्रॉब्लम होता था ना कि एक आपका ये सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया इज गिवन, वॉल्यूम मैक्सिमाइज कब ये कराओ, कब होगा वो, इस तरह के सवाल आपको नहीं ध्यान देने हैं क्योंकि वो रेयरली आता है या नहीं आएगा। आपको किस तरह का क्वेश्चन बैंक में जाओगे आपको मिल जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन होता है, जिस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिलेटेड होता है उस तरह का ही सवाल रहता है इस पर भी। ये LMVT थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, है ना। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप कर भी सकते हो। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ऑफ कोर्स नो डाउट, ये कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट नहीं किया हुआ हो, सब लोग करके रखते हैं, तो ऑफ कोर्स यस। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, नो। व्हाई? यही तो बात है ना, कुछ लोग वीडियो को स्किप कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट बात मिस हो जाएगा। तो एक एक बात पर फोकस कर रहे हैं कि कहाँ करना है, कहाँ फोकस नहीं करना है। और बाय द वे आप अपना 10-20 सेकंड बचाने के लिए वीडियो को स्किप किया आपने, या आधा मिनट बचाने के लिए, और पता चला कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका 6 घंटा निकल गया पढ़ने के बाद, और लगा कि उससे सवाल भी नहीं बना, बेकार हो गया। तो एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ, वीडियो पूरा देखो। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है, आपने जो 12th में पढ़ रखा है इट इज़ मोर एनफ, है ना। क्या सर उससे सवाल बन जाएगा? नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप बहुत मेहनत करके भी ज़रूरी नहीं कि आप सवाल बना पाओ, और बहुत लेंथी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं इंडेफिनिट में केवल, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। हाँ, बेसिक्स तो आने चाहिए क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको नहीं भी आता तो चलेगा, नहीं, आपको आना चाहिए, है ना। तो मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको कॉम्पिटिशन के लिए अलग से कुछ पढ़ना चाहिए, लिव इट। डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स 1 आवर, ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग दिया था हमने 1 घंटा, इसमें 1 घंटे इस पर आप 1 से 1.5 घंटे दे सकते हो, 1 आवर में ये भी निकल जाएगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट में कौन सा? प्रॉपर्टीज बेस्ड, प्रॉपर्टीज बेस्ड था ना प्रॉपर्टी। तो 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज थे, एक -a से a जाने वाला, ऑड इवन, पता नहीं याद है भी है कि नहीं, और फिर a to b वाला f(x) dx, a to b f of a plus b minus x वाला, ये तो स्टार प्रॉपर्टी है पक्का, इस पे आता है मोस्ट, बहुत ज़्यादा चांस है। ऑड इवन वाला -a to a वाला, ठीक है। तो ये 2 खास प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे बहुत हद तक चांस है कि सवाल रहेंगे, तो ये भी आप 1 घंटे में निकाल सकते हो। तो इसमें भी वही स्ट्रैटेजी, बोर्ड्स के सवाल याद हैं तो डायरेक्ट आप कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन बैंक को जाओ, 1 से 1.5 घंटे में इसको, 1 से 1.5 घंटे भी आप दे सकते हो, कवर कर लो। इसमें एक पार्ट होता है लीबनीज़, ठीक है, वो नहीं पढ़ना है बोर्ड्स में, पर कॉम्पिटिशन में उसकी आवश्यकता लिमिट के साथ भी कभी कभी जोड़ करके पड़ती है, ठीक है। तो ये लीबनीज़ क्या है? f(x) dx, f(x) मान लो कोई फंक्शन है यहाँ, gx to hx का इंटीग्रेशन, और इसको डिफरेंशिएट कराना है, तो कैसे करेंगे? वेरिएबल लिमिट्स के लिए, तो इसी को हम लोग लीबनीज़ से सॉल्व करते हैं। शायद अगर देखा हुआ आपका पर नाम नहीं पता हो तो मैंने इसलिए दिखा दिया, ये भी, इसका भी रोल रहता है। पर हाँ, अगर नहीं पढ़ा हुआ और बहुत वक्त आपके पास नहीं हो तो इस पर नहीं भी समय दे सकते हैं, लेकिन एक अच्छा प्रश्न यहाँ से रहता है कभी कभी, ठीक है, और लिमिट के साथ जोड़ कर भी, यहाँ पे कुछ लिमिट लगा दिया जाता है, उससे भी सवाल होते हैं। एरिया बाउंड्री ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, और जो बोर्ड के सवाल हैं उसी पैटर्न के रहते हैं, लेकिन थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी कभी कभी क्रिएट कराएंगे, तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक से देखोगे तो पता चल जाए क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्वियसली, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, बोर्ड के सिलेबस से तो बाहर किया, लेकिन इसका एक उल्टा वर्जन होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स 1 से 2 को x को इंटीग्रेट करने, आपको कोई कहेगा कि इसको इंटीग्रेट करा लो 1 से 2 को, 1 से 2 तक, तो ऑब्वियसली आप x² 2 कर दोगे, है ना। ऑब्जेक्टिव में क्यों आप लेंथी करोगे? इसका बहुत लेंथी मेथड होता है प्रूफ करने का, तो आप तो उधर से जाओगे नहीं। तो कॉम्पिटिशन में तो इसकी आवश्यकता कहीं पढ़ने नहीं वाली, लेकिन इसका एक उल्टा वर्जन होता है,
वो काम आता है लिमिट में। जैसे एक सवाल लिख दे रहे हैं 1/1/5 n to the power 6 प्लस 2 to power 5 n to power 6, इस तरह से अप टू n to power 5 n का पावर 6 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस तरह के सवाल इस सम को लिमिट के रास्ते इंटीग्रेशन में हम लोग बदलते हैं, है ना। तो इस तरह के सवाल लिमिट के होते हैं, लेकिन एक्चुअली यहीं से प्रोसेस होता है। तो अगर देखा हुआ है तो यू कैन गो थ्रू, अदरवाइज लिव इट। उसके बाद आते हैं वेक्टर। ऑब्वियसली वेक्टर में कोई डाउट नहीं रखना, वेक्टर करना ही आपको। 3D बहुत लोग का 12th में 3D बहुत अच्छा होता है। अगर आपने RS अग्रवाल से किया है, NCERT नहीं, NCERT से काम नहीं चलेगा। अगर आपने 8 साल से कर रखा है तो आपको अलग से कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली जाके एग्जाम में बैठ सकते हैं और सवाल 90% 80% चांस आराम से कि बन जाएगा 3D से। लेकिन 8 साल का सारा सवाल आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से बहुत करने की, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज चुकी हैं, तो अगर आपका अब नहीं किया हुआ है तो अब वक्त नहीं है कि आप 3D करो, क्योंकि और भी चैप्टर्स है जो आपके किए हुए उस पर और मेहनत करो। प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली यस प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ आते हैं ट्रिगो मैंने पूरा चैप्टर्स एक ही जगह ट्रिगोनोमेट्री लिख दिया है। अब यहाँ से थोड़ा एक एक पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये 11th के पोर्शंस हो गए। 12th में बोर्ड कॉन्सेप्ट होने की वजह से लोग 12th के चैप्टर्स तो पढ़ लेते हैं। 11th लेट से ज्वाइन करते हैं, लेट से शुरुआत करते हैं, या बहुत सारे और फैक्टर्स की वजह से 11th के टॉपिक्स नहीं पढ़े। तो ऐसे में क्या करना है, जिनका पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, आप जा सकते हो इसके थ्रू। लेकिन जिनका नहीं पढ़ा हुआ, वक्त नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री डील करो। लेकिन हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। उस पर सवाल कभी कभी रहता है sin x प्लस cos 2x, x का वैल्यू निकालिए, ये सब आप कर सकते हो। इक्वल टू 0 दिया रहेगा तो नो। कॉम्प्लेक्स नंबर, नो ऑफ कोर्स नॉट। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत लेंथी। किसी का मन में प्रश्न आएगा, सर मेरा तो बहुत अच्छा 11 में किया हुआ था। हाँ, तब आप जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे RS अग्रवाल और NCERT ने कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम पे कुछ नहीं पढ़ाया है। इसमें बहुत बड़ा लार्ज पोर्शन होता है और जो ज्योमेट्री से भी रिलेटेड होता है, तो वो पार्ट्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे वर्जन है, मतलब बहुत सारे जगह हैं ऐसे जहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हो और कहीं से भी वो आ सकता है। आपको कहेगा सर पिछली बार तो बड़ा आसान आया था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, तो या उसके पिछले साल बहुत आसान आया था, हम तो बना लिए थे क्वेश्चन बैंक से, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो इक्का दुक्का चांस हो सकता है, वो 10, 5, 20% मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन ओवरऑल प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बनने का चांस आपको बहुत कम होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब बहुत वक्त लग जाएगा, मत करो, ठीक है। हाँ, समय बचा, मान लो पूरा आपने कर लिया, अभी भी 10-15 दिन बच रहे हैं, तो वैसे में आप जा सकते हो। नाउ इट्स टर्न फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक वही 9-10th वाला। 11 में तो कुछ खास नहीं था वैसा पढ़ने के लिए। 9-10 में सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और जो भी कुछ था आप पलटिए और उसको रिवाइज करिए। और एक बार हाँ, क्वेश्चन बैंक से तो जाना ही पड़ेगा। बिना क्वेश्चन बैंक के तो आपको पता है कोई चैप्टर्स आपका पूरा नहीं होगा। जब तक उसके थ्रू गो थ्रू होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सवाल आ सकते हैं, अरे ये तो हम जानते थे लेकिन फिर भी स्ट्राइक नहीं किया, अच्छा ये तो 2-3 बार पूछे हुए हैं, अच्छा ये देख कर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि किस तरह से डील करना है। तो ये, और फिर वो रिपीट करता रहता है वर्जन्स। सवाल भले ही रिपीट नहीं करेगा लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज तो रिवाइज होता रहता है वो। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नॉट नहीं करना है, पर हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब पता चला आपको NCR नहीं आता, NPR क्या होता है, ये सब नहीं आता, तो फिर प्रोबेबिलिटी में आपको परेशानी होगी ना, तो उतना तो आपको आना ही चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं। इसमें भी बहुत सारे चीज़ हैं जो आपको डील करने पड़ेंगे। बोले सर सारे चैप्टर्स आप कह छोड़ दो, नहीं 12th का तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हमने कहा है, क्योंकि आपके पास वक्त की भी तो कमी है। और ये भी तो कहा है कि अपने हिसाब से आप प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। आप मेरा कुछ सोच, और इस वीडियो को अंत होते तक आपको एक प्लान दिमाग में घुसने लगेगा कि अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, ये इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, ये ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए, वो आप चॉइस कर सकते हो। लेकिन अगर अंत में मान लो आपके पास समय बचता है लेकिन 2 चैप्टर के लिए नहीं, 1 चैप्टर के लिए, तब मन में आएगा सर किसको लेकर जाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर या बाइनोमियल थ्योरम, तब बाइनोमियल थ्योरम। कॉम्प्लेक्स नंबर तब भी नहीं, इससे ज़्यादा वास्ट है, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भारी है, भारी आप बना सकते हो, कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि इसमें एक मान लो तुम 80% कवर करके और बाकी 20% से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है आने का, क्योंकि आपको एक्सपर्ट आदमी चाहिए उसको करने के लिए, ठीक है, जो एक्सपर्ट है, जो आपको पढ़ा सकता है। अभी हम तो ऑफलाइन क्लास अभी दे रहे हैं, ऑनलाइन तो दे नहीं रहे हैं, तो अगर रहता तो हम आपको हेल्प ज़रूर कर पाते कॉम्प्लेक्स नंबर में। मैंने इस पर किताब भी लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो मतलब किताब इस पर एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आप अवॉइड भी कर सकते हो। मान लो आप बहुत मेहनत की, 80% और 20% पोर्शन छोड़ दिया, क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट कोई है नहीं बताने के लिए कि उस 20% से भी आता है, और पता चला वहीं से आ गया, तो आपका सब मेहनत पानी हो गया, है ना। सीक्वेंस सीरीज ऑब्वियसली यस, ये भी
बहुत लेंथी चैप्टर है, पर क्या है APGP HP ये सब तो आपका पढ़ा ही हुआ होगा, स्टार्टिंग लोग यही से करते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ AP तो 9-10 वाला ही रहता है ना। लेकिन क्वेश्चन बैंक के थ्रू जाना पड़ेगा और बेसिक्स आपको होने चाहिए। और कॉम्पिटिशन के लिए भी देखो सब में ट्रिक्स होते हैं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ट्रिक्स होते हैं। तो अब तो लास्ट टाइम में इतना ट्रिक्स आप कहाँ से डेवलप करो आई डोंट नो। अगर आप पहले से तैयार थे और अब सिर्फ लास्ट मोमेंट के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है। हाँ, अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ये मैंने यहाँ पे एक जगह छोड़ा है, यहाँ पे कुछ बेसिक है। क्या बेसिक है बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन सबको पता है, ऑफ कोर्स कर सकते हो। सबसे कम टाइम आपका लगेगा एलिप्स एंड हाइपरबोला में। लोग क्या करते हैं, सर्कल पे खूब समय बिताते हैं। सर्कल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे वर्जन्स हैं, ये है वो है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उसमें कवर करने होते हैं। उतना देर में आपका ये तीनों निकल जाएगा। और सबसे कम समय तो एलिप्स एंड हाइपरबोला। और सवाल एकदम 1 2 3 4 5 या कभी कभी दोनों से एक भी रहता है, तो 4-5 सवाल यहाँ से रहते हैं और श्योरली बन के आते हैं। ठीक है, तो श्योरिटी कहाँ से आपका है, अच्छा लास्ट में एक बार फिर से श्योरिटी वाली बात कर लेंगे कहाँ से। यहाँ पे बेसिक से कहाँ से आएगा, जैसे बहुत सारी बेसिक बात है, इसमें खासकर एक है जो 80% उस बेसिक से ही आने का चांस है कि कोई ट्रायंगल में आपको बोलेगा सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, इन चारों के विषय में या किसी एक के विषय में कहेगा आप इस ट्रायंगल के लिए वो पता करो, है ना। तो इस पर क्या क्या सवाल आ चुका है और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं आपको देखने चाहिए, उस पर भी रहता है, क्योंकि इस पर एक सवाल का चांस बनता है। स्ट्रेट लाइन छोटा चैप्टर आप कर सकते हो। सर्कल टाइम टेकिंग है तो आप पहले ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तब ये कर लो। अगर आपको लग रहा है समय है तो आप पूरा ही कर लो, है ना। अच्छा, और कर सकते हो आप पूरा। लिमिट में बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना। तो बेसिक जो आप बोर्ड्स में पढ़े, और हाँ इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ है लिमिट में, इंटरेस्टिंग बात सुन लो गौर से। एल हॉस्पिटल्स रूल। फार्मूलाज लिमिट में बहुत सारे आएंगे, लेकिन अगर हॉस्पिटल रूल आपको पता है तो उन सब के ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना, ब्रह्मास्त्र है ये हॉस्पिटल रूल। अगर आपको लिमिट का कोई भी फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसके थ्रू जा सकते हो और ये 2 मिनट में आप सीख सकते हो। लेकिन हाँ प्रैक्टिस में तो फिर आपको आधा घंटा चाहिए होगा एटलीस्ट, लेकिन 2 मिनट में आप सीख सकते हो। तो ये जरूर करना, ये टॉपिक को गलती से छोड़ना मत। जो वीडियो स्किप करके गए होंगे इनका ये हॉस्पिटल मिस हो जाएगा। अब इसलिए कह रहे पूरा वीडियो देखे तो अच्छा नहीं है, तो पूरा फिर से देखो। और हाँ कहाँ श्योरिटी है आएगा और कम समय बन जाएगा। अब एक बार देखो टाइम बोलना भूल गए बीच में, तो आप कहाँ से पक्का आएगा और एक बन जाएगा। जैसे 10 नॉर्मल, एक सवाल पक्का रहेगा और बन भी जाता है। इनसे एक सवाल पक्का रहेगा और बनने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले प्रॉपर्टीज़ वाले पार्ट से भी, एरिया से भी, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी, वेक्टर का उसके मुकाबले तो कम है बाकियों के मुकाबले, लेकिन हाँ चलेगा वेक्टर भी। 3D पढ़ा हुआ तो ऑफकोर्स 100%, नहीं पढ़ा हुआ तब नहीं, 100% नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका कहाँ से पक्का बनेगा, क्वाड्रेटिक से बहुत हद तक चांस बनेगा, इससे तो नहीं, इससे नहीं। सीक्वेंस सीरीज से बनेगा चांस, और इससे तो पूरी चांस। लिमिट का भी अगर आप पढ़ लेते हो हॉस्पिटल को मिला करके, उसमें बहुत सारे फॉर्म है, 1 to ∞, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, सब में ट्रिक्स हैं। अगर मुझे समय मिला तो एक वीडियो लिमिट के लिए कोशिश करूँगा मैं बनाऊँ, 1 से 1.5 घंटे का, 1 से 2 घंटे का वीडियो भी हो सकता है। बेसिक से जहाँ शुरू करूँगा, देखता हूँ अगर समय मिला तो। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ मैंने अपना नाम नहीं बताया, अविनाश मेरा नाम है, मेरा इंस्टीट्यूट का नाम सक्सेस ट्यूटोरियल एट मीठापुर पटना, और ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। ओके।